Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in QM Revision Plan. बेटा आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 एंड 2 और इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने इस प्लान को फॉलो करते जाएं। विद इन 10 डेज ये आप लोगों की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और 10th डे पर आप लोगों का QM मॉक एग्जाम। तो हम लोग जिस तरह से ये चलें आप लोगों को वो सारे चैप्टर्स तैयार होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के ऊपर। इसमें अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आप लोगों के साथ ये वाले नोट शेयर हो चुके हैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और हम लोग मोस्टली क्वेश्चन इसी में से ही सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। लेकिन आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है कि कैलकुलेशंस जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उतना ही न्यूमेरिकल पोर्शंस के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर 50 एमसीक्यूज आपसे पूछे जा रहे हैं तो बेटा आपसे 50 एमसीक्यूज में से कोई ऐसे हाफ एमसीक्यूज हो सकते हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं, प्रॉपर्टीज पे बेस करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं। पर आई कैप का रुझान बहुत कम होता जा रहा है इस बात पर कि वो आपसे कहे कि भाई मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड करके दो। नहीं, वो आपसे अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पूछते हैं, कब फाइंड कर सकते हैं, कब फाइंड नहीं कर सकते, कौन सी सिचुएशन में क्या वैल्यू आ सकती है, इस किस्म की चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो बेटा चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ एक गो थ्रू है आप लोगों के लिए कि जी आप लोगों के पास एक कार्टेशियन प्लेन मौजूद होता है, इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। हर क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं हम उनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज होती हैं वो हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यूज बताते हैं इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट। और अगर हमारे पास एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। ऐसा ही है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये होती है हमारे पास लोकेशन, किसी भी पॉइंट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अब इन लेक्चर से आप लोगों का थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। तो थ्योरी में आपसे ये कुछ पूछा जा सकता है, तो कहते हैं अ सिस्टम व्हिच आइडेंटिफाई द लोकेशन और पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। और इस सिस्टम को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर, जो कि हमारे पास 2 डायमेंशनल की फॉर्म में हमारे सिलेबस में, अदरवाइज ये 3 डायमेंशनल भी होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये जो आप लोगों के साथ बनाया गया है इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। इसमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का नाम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होता है। कोई भी पॉइंट आपको देकर पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट्स में है, तो जस्ट आपने उनके साथ उनके साइन देखने और साइन के मुताबिक आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट्स में मौजूद है। उसी के साथ साथ बेटा कोऑर्डिनेट में हमेशा नॉन जीरो नंबर्स जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म नॉन जीरो नंबर। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी एक वैल्यू 0 हो जाए वो क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं बन। तो हम लोगों ने देखना है कि वो कहां है। अगर x 0 है, अगर x 0 है तो आपने उसे कहना है ऑन y एक्स। अगर x की वैल्यू 0 है किसी भी पॉइंट में तो आपने कहना है कि ये पॉइंट ऑन y एक्स है। और अगर y 0 है तो आपने कहना है पॉइंट ऑन x एक्स। तो बेटा पूरे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और पूरे y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। क्लियर? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसे कहा जाता है x इंटरसेप्ट, और अगर कोई पॉइंट हमारे पास y एक्सिस के ऊपर है तो उसे कहा जाता है y इंटरसेप्ट। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसने ऑन x एक्सिस लिखा हुआ है या x इंटरसेप्ट लिखा हुआ है, बात एक ही। डन? नेक्स्ट, और अगर दोनों ही 0 हो जाएं तो बेटा आपने ना तो इसे x इंटरसेप्ट कहना है ना ही y इंटरसेप्ट कहना है, आपने इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहना है। नेक्स्ट देखें, हर पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर x एंड y की वैल्यू
तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूं तो बेटा किसी भी पॉइंट के अंदर जो x की वैल्यू होती है ना वो एब्सिसा कहलाती है, और जो y की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट कहलाती है। किसी भी पॉइंट के अंदर x की वैल्यू एब्सिसा और y की वैल्यू ऑर्डिनेट। इन शॉर्ट बस चीजों को समझने के लिए आपसे पूछ सकते हैं, इफ एब्सिसा इज 3 and ordinate is -4 then the point lies in which quadrant? तो अब आपको पहले पता होना चाहिए ना कि यार व्हाट इज एब्सिसा एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट। तो बेसिकली उसने कहा 3 and -4 कौन से क्वाड्रेंट, तो 3 पॉजिटिव, -4 y की वैल्यू नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट आप लोग कहते होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। गॉट इट? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली मैंने इन शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को कॉमन लैंग्वेज में बताया कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है, लेकिन अगर इसको डिफाइन करने पे आए तो बेटा जो एब्सिसा होता है ना is the point is distance of a point from y-axis is called abscissa. Abscissa क्या है? The distance of a point from y-axis is called abscissa. And ordinate क्या है? The distance of a point from x-axis is called ordinate. इससे ज्यादा भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता due to shortage of time. अब जैसे पॉइंट है 2 and 4, तो इसमें 2 एब्सिसा एंड 4 ऑर्डिनेट्स हैं। क्या ये बातें क्लियर हैं सब बच्चों को? अच्छा बेटा, इसी तरह एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ये मैंने आपके साथ डिफाइन कर दिया। एक्स इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर y is equal to 0 and y is equal to y इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर x is equal to 0। इसके बाद हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करके देना होता है। तो डिस्टेंस को हम लोग डिनोट क्या करते हैं स्मॉल d के साथ। डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। Always remember that distance can never be a negative value. तो भाई अगर डिस्टेंस पूछ रहे हो और नेगेटिव में ऑप्शन है वो तो वैसे एलिमिनेट कर। देखें डिस्टेंस 0 भी नहीं हो सकता, मतलब 0 कब होगा? मैं कहूंगा यहां का डिस्टेंस यहीं पे बताओ तब 0 है, ऐसा तो पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। तो दो डिफरेंट लोकेशन होंगी, उनके दरमियान कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर है और वो हमेशा पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट्स आपको दे देगा। वो 2 पॉइंट्स कोई से भी 2 पॉइंट्स आपके पास हो सकते हैं। हर पॉइंट के अंदर आपको x एंड y की वैल्यूज मिल रही हो, तो किसी भी एक पॉइंट को हमने फर्स्ट पॉइंट कह देना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर से कॉलेज तक का कितना डिस्टेंस है और आपके कॉलेज से घर तक का कितना डिस्टेंस है, तो दोनों इक्वल है। एम आई राइट? तो बेटा पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करें या बी से ए का डिस्टेंस फाइंड करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए x की दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस का स्क्वायर ऐड कर देना है y की दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस के स्क्वायर के साथ, और उस सारे का अंडर आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करके। अब देखिए जस्ट वैल्यूज की पुटिंग, मतलब जब मुझसे पूछेगा डिस्टेंस फाइंड करो, मैंने जस्ट कैलकुलेटर उठाना है, अंडर रूट का साइन लगाना है, x की दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस का स्क्वायर, तो वहीं पे कॉमन सेंस की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं x1 माइनस x2 करता हूं या मैं x2 माइनस x1 करता हूं, क्योंकि चाहे पॉजिटिव रिजल्ट है चाहे नेगेटिव आए, स्क्वायर ने पॉजिटिव कर देना। गॉट इट? ऐड कर देना है y की दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस के स्क्वायर के साथ, कोई इशू। लेकिन अगर यही डिस्टेंस आप लोगों से पूछ लिया जाए फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, आप सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। फिर क्या है x1 y1 आप 0 0 कंसीडर कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा लेंथी काम है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, मैं अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस 0 से फाइंड करूं, क्या डिफरेंस में कोई फर्क आएगा? मतलब मैं कर दूं 5 माइनस 0, 5 ही रहेगा। मैं कर दूं 7 माइनस 0, 7 ही रहेगा। बात क्लियर? तो बेटा आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लिए अपने फार्मूले को शॉर्ट कर सकते हो और आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। जिस पॉइंट का डिस्टेंस आप लोगों ने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, तो आपने उस पॉइंट में x की वैल्यू के स्क्वायर को ऐड कर देना है y की वैल्यू के स्क्वायर और सारे का अंडर, तो आप लोगों के पास डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। कोई इशू? ये फार्मूला यहाँ पे मेंशन है। ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है कब? When calculating distance of a point from origin,
एनी इशू? बेटा उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग पढ़ा करते हैं मिड पॉइंट्स के बारे में। मिड पॉइंट मतलब दो पॉइंट्स गिवन है, उन दोनों पॉइंट्स का मिडल का पॉइंट कौन सा है हमने ये देखना है। मतलब दो दोस्तों ने आपस में मिलना है, एक लोकेशन ए पर मौजूद है, एक लोकेशन बी पर मौजूद है, तो भाई या तो ये है ए बी के पास जाए, तो ये कहता है क्या मैं ऐसा करूं कि उसके पास चल के जाऊं? हमने कहा बी आप तुम आ जाओ ए के पास। कहता है मैं क्यों जाऊं जब वो नहीं आता? तो हमने कहा मिड की लोकेशन पे मिल लो, तो मिडल पॉइंट। अब मिडल पॉइंट फाइंड करने के लिए भाई क्या फार्मूला? अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 10 एंड 20 का मिड वैल्यू कौन सी है, आप मुझे क्या बताएंगे? कैसे फाइंड की 15? और यही फार्मूला है मिड पॉइंट, यही फार्मूला मिड पॉइंट का कि क्या जब भी मिड पॉइंट फाइंड करना है एक्स की दोनों वैल्यूज को ऐड करो, जिन दो पॉइंट के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है उसकी एक्स की दोनों वैल्यूज को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, कोमा वाई की दोनों वैल्यूज को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट आ गया आप लोगों के पास। कोई इशू? क्लियर है ये बात? बेटा मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होता है, इसे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट भी कहा जाता है। ऐसा पॉइंट जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर हो। मैं ये बात आमिर कह सकता हूं कि अगर पॉइंट ए और बी के दरमियान 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है तो उसके मिड पॉइंट्स और किसी भी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस 2.5 यूनिट। क्लियर? ऑल क्लियर? इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्लोप, स्लोप ग्रेडियंट। इसको फाइंड करने के ना यार बीसियों मेथड्स, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्वेश्चन में डाटा कौन सा गिवन। अगर कोई से 2 पॉइंट्स गिवन है, स्लोप बेसिकली होता रहता है। अब आप लोग, मैं जब रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता हूं तो मैं स्लोप को पहले कभी भी नहीं डिफाइन करता, तो सबसे लास्ट में जाके बता रहा हूं कि बेसिकली व्हाट इज स्लोप। आपको बताया जा सकता है कि भाई स्लोप में अगर आप लोग देखें, आप जहां पे ना 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैथमेटिक्स कहती है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा वाई कंसीडर करना है, रिग्रेशन के अलावा। रिग्रेशन में दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो वाई होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स। बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं है, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से चलेगा, वो किसी का मोहताज नहीं है। चेंज किस में आता है? हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। भाई मैं कितने यूनिट परचेज करूं, प्राइस भी तो उसके मुताबिक ही दूंगा ना। भाई 1 यूनिट मुझे मिल रहा है 20 रुपए का, मैं 5 यूनिट परचेज करूं कितने रुपीस दूंगा? 100 रुपए। मैं 3 यूनिट परचेज करूं, प्राइस डिपेंड कर रही है कि तुमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने परचेज किए। तो नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिपेंडेंट हैं, इनकी वजह से चेंज आता है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर, डिपेंडेंट यूनिट है। स्लोप बेसिकली होता रहता है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा अब मैं आपसे ये कहूं कि यार प्राइस 100 रुपए बनती थी, मैं 60 रुपए देकर आया, क्यों? मैंने 5 यूनिट के लिए 100 रुपए देने थे, मैं 3 यूनिट के लिए 60 रुपए देकर आया, ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्लोप इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारे पास? y में चेंज, तो चेंज को कैसे फाइंड करूंगा? y2 माइनस y1, बेसिकली डिफरेंस डिवाइडेड बाय ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? x, तो x2 माइनस x1 स्लोप की वैल्यू। क्लियर? लेकिन ये जो स्लोप फाइंड किया जाता है ना, ये बेसिकली 1 यूनिट को मद्देनजर रख के किया जाता है। मतलब हम लोग ये कह रहे होते हैं कि अगर मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का 1 यूनिट इंक्रीज करूं तो इसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आएगा, उसे स्लोप कहते हैं। गॉट इट? क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा आप देखें भाई, आपने जब भी स्लोप को इंटरप्रेट करना है, अब देखें बताने का मकसद क्या है कि भाई फिर वही थ्योरी क्वेश्चन, आपको स्लोप फाइंड करना आता हो, आपको इंटरप्रिटेशन नहीं आती होती, क्वेश्चन गलत होता है। जब भी आपने स्लोप को इंटरप्रेट करना है ना,
आपने हमेशा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक यूनिट को इंक्रीज करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक यूनिट को इंक्रीज करना है और फिर आपने देखना है चेंज इन वाई कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज है। ये चेंज 4 सिचुएशन में आ सकता है। वाई भी इंक्रीज कर सकता है तो स्लोप पॉजिटिव है, वाई डिक्रीज भी कर सकता है, स्लोप नेगेटिव है। वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, स्लोप 0 है। और अगर हम लोग कहें कि एक्स में कोई चेंज नहीं है, वाई को जितना मर्जी चेंज कर लो तो स्लोप इनफाइनाइट आ जाएगा। तो 4 टाइप्स है मेरे पास स्लोप। अब जब मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा, सपोज मेरे पास स्लोप आया 2, फर्स्ट एग्जांपल 2, तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? मैं कहूंगा कि अगर मैं x के एक यूनिट को इंक्रीज करूं तो इसकी वजह से y के 2 यूनिट्स में इंक्रीज आएगा। गॉट इट? गॉट इट? इसी तरह जहां पे -1 आया, मैं कहूंगा अगर मैं x का एक यूनिट इंक्रीज करूं तो डिपेंडेंट वेरिएबल के एक यूनिट में डिक्रीज आएगा। क्लियर? 0 स्लोप। मैं कहूंगा अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक यूनिट इंक्रीज करूं तो y में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। गॉट इट? बाइक के ऊपर आप अकेले चले जाओ यहां से घर, तब भी 1 लीटर पेट्रोल है। साथ में किसी को बिठा के चले जाओ तब भी 1 लीटर पेट्रोल ही लगे, किसी किस्म का कोई चेंज। डन? अच्छा, अब देखें कि अगर हम लोग x को कांस्टेंट कर रहे हैं, x चेंज ही नहीं हो रहा, जबकि y बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो हम लोगों ने जो स्लोप बताना था वो चेंज इन x बताना या चेंज इन y, और y तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट। गॉट इट? बेटा आपको 2 पॉइंट देकर पूछा जा सकता है स्लोप की वैल्यू क्या है, और ये चीज ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ वैल्यू पूछे 2, -1, 7, 8, 0 समथिंग, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में हो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इंफिनिटी। अब आप लोग जरूरी नहीं कि फार्मूला अप्लाई करो, अब मूवमेंट्स देखो वेरिएबल्स के दरमियान, वेरिएबल्स के दरमियान मूवमेंट्स, और यही मूवमेंट्स आपसे थ्योरी में पूछी जा सकती है। बेटा अगर दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्लोप पॉजिटिव है। दोनों वेरिएबल्स मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्लोप पॉजिटिव है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्लोप नेगेटिव है। मैंने ये नहीं कहा कि if x increases and y also increases slope positive and x decreases y also decreases and slope then be positive। तो मैंने ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं कहा, मैंने डायरेक्शन कही। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, या तो दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें तो स्लोप पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव। अगर y कांस्टेंट है और x में चेंज है, y में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, स्लोप 0। और अगर x कांस्टेंट है और y में बहुत ज्यादा चेंज है तो स्लोप इनफिनिटी। राइट? कर लोगे आइडेंटिफाई? गुड शॉप। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्लोप की। यही बातें आपसे स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन में पूछी जा सकती हैं। इफ स्ट्रेट लाइन मूव्स अपवर्ड, अब देखिए जब भी अपवर्ड डाउनवर्ड की बात करेगा आपने ये नहीं सोचना सर अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो ये तो अपवर्ड है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो फिर, तो आपने सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपकी मूवमेंट हमेशा एक्स टू वाई, लेफ्ट टू राइट है। तो ऐसी सिचुएशन में देखें अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड है तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड है तो स्लोप नेगेटिव। ये बातें आपसे थ्योरी में पूछी जा सकती हैं। अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस लाइन को क्या कहते रहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो स्लोप 0 है। अब आपसे कह सकता है a line which is perpendicular to y-axis then the slope is 0। मैंने कहा perpendicular to y-axis,
तो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस मैंने अभी तक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मौजूद था। तो क्वेश्चन अच्छे से सुन लेना क्या कह रहा है, क्लियर। इसी तरह से वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये तीनों एक ही बात है। एंड द स्लोप इज इनफाइनाइट। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आ चुकी हैं। इसके बाद ये हम लोगों ने स्लोप फाइंड किया हमें यहाँ पर। अब आती है स्लोप की बारी। क्या अगर ये तो दो पॉइंट्स हैं, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट मिल जाए तो बेटा वो भी पॉइंट्स ही हैं, मतलब वो कोई खलाई मखलूक नहीं है, वो भी पॉइंट्स ही हैं। आप सेम फार्मूला अप्लाई कर दो अगर आपको नहीं पता तो। आपसे अब देखो, जब आपसे वो ये कहेगा ना, पॉइंट नहीं बना के दे रहा, आपसे कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट इज 4, उसी टाइम आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो पॉइंट क्या बन जाएगा 4 एंड 0। और अगर आपसे कहता है कि वाई इंटरसेप्ट इज -7, फौरन सोचना है कि वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू 0 है, 0 एंड -7, पॉइंट बन गए, जाके पुट कर दो फार्मूले में, हो जाएगा सॉल्व। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ये तो उन बच्चों के लिए है ना जिन्हें ना पता हो। आपने ऐसा नहीं करना। जब आपको इंटरसेप्ट्स गिवन होना, आपने अपने काम को भी शॉर्ट करना है, आपने अपने काम को शॉर्ट स्मार्ट वर्किंग करनी है, अक्ल का सहारा लेना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने फार्मूला एक और याद रख लेना है, इफ इंटरसेप्ट्स आर गिवन देन स्लोप इज इक्वल टू माइनस, अब ये माइनस उसका पार्ट है फार्मूले का, हो सकता है वाई इंटरसेप्ट खुद भी माइनस हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट भी माइनस हो, तो वो एज इट इज पुट करेंगे हम लोग, माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट। भाई कोई मुश्किल बात नहीं है। जब स्लोप फाइंड किया था तो न्यूमरेटर में किसका चेंज रख रहे थे आप लोग, न्यूमरेटर में किसका चेंज रखना है, वाई का, तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट लिख देना बस। डिनोमिनेटर में किसका चेंज था, तो डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट कर देना, सिर्फ एक नेगेटिव का साइन है जो तुमने लिखा है बस। तो स्लोप का क्या फार्मूला बन जाएगा, इफ इंटरसेप्ट्स आर गिवन माइनस वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट -2 है, वाई इंटरसेप्ट 4 है, तो मैंने कहा -4 बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल, और स्लोप की वैल्यू 2। डन कर लेंगे, ये इधर ये फार्मूला लिखा हुआ है इसका। नेक्स्ट देखें, इक्वेशंस गिवन हो, अगर मेरे पास इक्वेशंस गिवन हो तो मैंने स्लोप को कैसे फाइंड करना है। बेटा यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कर्व शेप, पैराबोला, ये पहले हमारे सिलेबस का पार्ट था, अब नहीं, तो हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन को देखेंगे। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं ना, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है ना स्ट्रेट लाइन की, वो होती है ax + by = c। standard form of straight line equation, ax + by = c। x के कोफिशिएंट को a, y के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट वैल्यू को, लेकिन इक्वल टू के बाद। अच्छा, इसको जब इक्वल टू से पहले लेकर आओ तो कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन चेंज हो चुका होगा, बस इस बात का आपने ख्याल रखना। तो फार्मूलाज में थोड़ा सा फिर चेंज आ जाता है ड्यू टू चेंज इन साइन, लेकिन स्लोप के फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट इक्वल टू से पहले है या इक्वल टू के बाद। क्लियर? लेकिन आपने अरेंजमेंट ax + by = c की फॉर्म में रखनी। अब क्या है कि बेटा जब स्लोप फाइंड करना है ना, तो आप अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया करें y = mx + c की फॉर्म। ये कहा जाता है कि आप इस अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लें y = mx + c की फॉर्म, राइट? तो यहां पर देखिए y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, m जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे बन रहा है वो अब a नहीं है, अब क्या है m, और m से मुराद स्लोप अब फाइंड करके दे दो। गॉट इट? और इक्वेशन से ऐसे स्लोप को फाइंड करेंगे। लेकिन इसके साथ जो c है, अगर ये c स्टैंडर्ड फॉर्म में होना तो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन अगर ये c की वैल्यू इस फॉर्म में मौजूद है तो ये कांस्टेंट नहीं है, आपने इसको बाय इंटरसेप्ट कहना। गॉट इट? क्यों कहना है? बाय इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास? शाबाश। तो अगर मैं इसको जाके ये देखें x को 0 कर दूं + c, तो देखें y की क्या वैल्यू आ जाएगी,
इसलिए इसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, क्योंकि ये c एक ऐसी वैल्यू है जिसमें अगर x को मैं 0 पुट करूं तो y की वैल्यू ये c ही आए। गॉट इट? ये बात क्लियर? तो हम जब इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ना y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो बेटा मैं दो चीजों का आंसर कर सकता हूं, स्लोप ऑफ द इक्वेशन एंड y इंटरसेप्ट। गॉट इट? ये देखो, ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -3/4, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई, 3। कोई इशू? आप सब बच्चों को ठीक नजर आ रहा है ना? अच्छा, अब सुने, अब जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हूंगा और मुझसे पूछा जाएगा कि ये लो इक्वेशन और जल्दी से बताओ स्लोप की वैल्यू क्या है, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको कन्वर्ट करता फिरूं। मैं स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, और यहां पर स्लोप का क्या फार्मूला है हमारे पास, माइनस, अब ये फार्मूले का पार्ट है, a/b, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट। अब मैंने देखा, यहां पर देखें, a की वैल्यू क्या मिली मुझे, 3, b की वैल्यू क्या मिली, मैंने स्लोप का फार्मूला अप्लाई किया -a/b और आंसर आ गया। तो यहां पे देखो आपने क्या कहा था, तो इतनी एफर्ट के बाद भी तो आपने यही कुछ कहा था, वही थोड़ी एफर्ट कर लो, -a/b। गॉट इट? कोई इशू? गुड, शाबाश। इसी तरह बेटा ये कुछ और एग्जांपल इसके साथ गिवन है, आप लोगों ने जरूर देख लेनी है इनको। नेक्स्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, क्या आपने याद रखने हैं और आपसे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस है ना, तो उनके स्लोप की वैल्यू हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगी। कैसे यार? ये देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, ये लो एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, क्लियर? पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइन बेटा डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जरूरी नहीं पैरेलल टू वाई एक्सिस, जरूरी नहीं कि अपवर्ड हो और जरूरी नहीं कि डाउनवर्ड हो, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद रहें, जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, जिनका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल ना हो, उनको कहा जाता है पैरेलल लाइन, जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहां से पॉसिबल होगा? क्लियर? ऐसी जब पैरेलल लाइंस हैं तो जो एक लाइन के स्लोप की वैल्यू होती है दूसरी लाइन का स्लोप भी वही है, तो हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, मतलब m1 is equal to m2। गॉट इट? तो अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हैं? देखें, दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो बेटा दो स्ट्रेट लाइंस हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर? क्लियर? लेकिन अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर है तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? जैसे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस एंड वाई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस के सिचुएशन में, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके लिए कंडीशन होती है कि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। अब ये बात आपसे पूछी जा सकती है, ये कंडीशन, स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, ये आपने याद रखना है। अब मैंने आपसे पहली कंडीशन क्या कही थी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। मैं अगर आपसे कहूं ना कि यार फर्स्ट लाइन का स्लोप 5 है, बताओ इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, मतलब मैंने 5 को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर -1। किससे मल्टीप्लाई करूं? इसके इनवर्स एंड रेसिप्रोकल से, m1 m2। अब अगर सॉल्व करो तो -1, तो या तो आप कह सकते हैं
the product of two lines is -1, then lines are perpendicular. या आप कह सकते हैं in case of perpendicular lines the slope of two lines are reciprocal and inverse of each other. क्लियर? बेटा इनवर्स से मुराद होता है साइन का चेंज कर, कि अगर पॉजिटिव है एक तो दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव है तो दूसरा, और रेसिप्रोकल से मुराद है फ्रैक्शन का उलट कर दें, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना, ये होता है रेसिप्रोकल। और यहाँ पर आपने दोनों काम करने, कोई इशू कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की टाइप्स। कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की कौन कौन सी टाइप्स, यहाँ पर एक और छोटी सी बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना ax + by + c = 0 की फॉर्म, या हमारे पास ये हो सकती है ax + by = c की फॉर्म, दोनों ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन स्लोप फाइंड करने के लिए अगर आप लोग देखें तो कोई फर्क नहीं नजर आएगा आपको, लेकिन बेटा आप इसी इक्वेशन से y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। और पहला मेथड क्या है आप लोगों के पास कि y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो अभी तो बेटा सिर्फ y इंटरसेप्ट आएगा, x इंटरसेप्ट कब भी नहीं है। क्लियर? y इंटरसेप्ट वहां से आ सकता है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो पूरी इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो और जाकर x की वैल्यू को फाइंड कर लो। Am I right? और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को 0 पुट करो और सारी इक्वेशन में y की वैल्यू जाके फाइंड कर लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म क्या है कि आपने ना इसमें से किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करना है ताकि बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो, भूल ना जाए। किस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहोगे आप? कैलकुलेटर के मुताबिक चलते हैं। कैलकुलेटर में कौन सा फॉर्मेट है? सेकंड वाले के मुताबिक चलते हैं। अब देखिए बेटा, अगर सेकंड वाले के मुताबिक चलें, आपको पता है कि कांस्टेंट पहले ही अपना साइन चेंज कर चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं। जब भी इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हो तो हमेशा कांस्टेंट को डिवाइड कर। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स के कोफिशिएंट के साथ, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई के कोफिशिएंट। नहीं समझ आए? स्लोप फाइंड करना है तो -a/b, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो c/a, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो c/b। इस तरह से भूलेगा नहीं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए कांस्टेंट को एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट्स एक्स के कोफिशिएंट्स के साथ, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए कांस्टेंट को वाई के कोफिशिएंट। गॉट इट? लेकिन अब देखो, अगर ऊपर वाले फॉर्मेट पे जाओ तो इसके साथ नेगेटिव साइन लग जाता है, नीचे में आओ तो वो अपना साइन चेंज कर लेता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो वहां पर आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने किसी एक फॉर्मेट को याद रखना है ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर? ये हो जाएगा। अब किसी भी इक्वेशन से एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना बहुत इजी है, हालांकि ये वैसे बहुत मुश्किल काम था और ये टाइम कंज्यूमिंग था। अब टाइम नहीं लगेगा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर लेंगे बेटा? अगर हम लोग बात करें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की, तो ये राइट साइड आएगा तो नेगेटिव साइन नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, यहाँ पर जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं ना, तो यहाँ c से मुराद एनी कांस्टेंट नंबर, और यहाँ पर मुराद कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। हमें नहीं पता होता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं इसको ये देखें यूं कर लूं, ये लो, इसके मुताबिक आपने ढाल लेना है। और जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा लिखी जाती है तो पॉजिटिव साइंस के साथ लिखी जाती है। क्लियर? अच्छा, अब बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें, एक तो है इसकी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आपने ऊपर देख ली, ax + by = c। उसके अलावा 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दूसरी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एंड द थर्ड वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब आपसे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है, which of the following is slope intercept form of straight line equation? Which of the following is intercept form of straight line equation? तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो बेटा ये हमारे पास होती है y = mx + c। ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए, तो ये हमारे पास होती है y = mx + c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन।
अगर हम लोग बात करें पॉइंट स्लोप फॉर्म की तो वो होता है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इंटू प्लस y1। ओके, और अगर हम लोग इंटरसेप्ट की फॉर्म की बात करें, अब देखें ऊपर बात आई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मतलब एक स्लोप और दूसरा इंटरसेप्ट, लेकिन दूसरा इंटरसेप्ट मुराद ये नहीं कि अपनी मर्जी का, तो वहां इंटरसेप्ट मुराद हमेशा वाई इंटरसेप्ट। क्लियर क्लियर। लेकिन जहां पे बात की है ना इंटरसेप्ट फॉर्म, कहते हैं दोनों लेकर आओ, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो बेटा एक्स को डिवाइड कर दिया करो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू के साथ, और वाई को डिवाइड कर दिया करो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू के साथ, दोनों को ऐड करके इज इक्वल टू 1। ये स्लोप ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। एनी इशू? ऑल क्लियर, गुड। अब क्या है कि कब किसको कैसे क्यों अप्लाई करना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में उसने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दी, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू बता दी, तो लास्ट बात है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करोगे। मतलब नाम से जाहिर है कि अगर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो ये वाली फॉर्म यूज करना, वैल्यूज को पुट करना और आपके पास इक्वेशन बन गई। क्लियर। अगर स्लोप के साथ मुझे कोई सा एक पॉइंट गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आके यूज करूंगा। बेटा यहाँ y से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल, x से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन x1 और y1 से मुराद वो पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट, कि वो जो पॉइंट गिवन है उसमें x की वैल्यू x1 को रिप्लेस करेगी और y की वैल्यू y1 को रिप्लेस करेगी और स्लोप की वैल्यू गिवन होगी। आप लोग यहाँ पे जाके पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है ना। और अगर इंटरसेप्ट की बात करें कि x एंड y दोनों इंटरसेप्ट दे दिए तो हम जाएंगे x अपॉन a, मतलब x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने किया कि x इंटरसेप्ट 3 है y इंटरसेप्ट 6 है, मैंने जाके सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो भाई ये इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है, लेकिन मेरा ऑप्शन नहीं है। अब क्या करूं, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसके लिए ना मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा वैल्यूज का। अब मुझ ज्यादा बहुत से ऐसे बैठे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा एलसीएम कैसे फाइंड करना है, तो भाई ना करो इस मेथड से सॉल्व। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्क्स ना गेन करो, मार्क्स गेन करो, लेकिन इस मेथड से ना सॉल्व करो जो तुम्हें नहीं आता। भाई जिस रास्ते का पता नहीं उस रास्ते पे जरूर जाना है, यू टर्न ले लो। क्या आपको ये पता है ना कि अगर इंटरसेप्ट गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? करो स्लोप फाइंड। कैसे फाइंड करते हैं? माइनस वाई इंटरसेप्ट अपॉन, तो ये देखो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अब अगर आप लोग गौर करें तो बेटा स्लोप यहां से मिल गया, वाई इंटरसेप्ट उसने खुद बताया हुआ था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाके पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व। गॉट इट? नॉलेज के लिए पता हो कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एप्लीकेशंस के लिए पता हो कि इंटरसेप्ट से स्लोप कैसे आता है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे अप्लाई। कोई शो कर लेंगे सवाल, बहुत आला। और नेक्स्ट हमारे पास आता रहता है, मैंने आपसे कहा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, हालांकि आपको सब कुछ पता होता है। आपको पता है कि यार अगर कोई स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूव करे तो उसके स्लोप की वैल्यू क्या होती है। आपसे ये नहीं पूछेगा, आमिर ये नहीं कहेगा कि यार स्लो अगर स्ट्रेट लाइन अपवर्ड मूव करे तो स्लोप की वैल्यू क्या है। वो कहेगा अ लाइन पासिंग थ्रू थर्ड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द स्लोप इज। तो देखो अगर थर्ड और फर्स्ट में से पास करे तो हमेशा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड बन जानी है। ओके, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव। और अगर आपसे कहे अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पासेस फ्रॉम क्वाड्रेंट सेकंड एंड फोर्थ, तो डाउनवर्ड बन जानी है। तो स्लोप की वैल्यू बता दोगे? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इन बातों का पहले पता था, लेकिन ये बातें ऐसे नहीं पढ़ी थी जो कि जाके एग्जाम में कंफ्यूजन का बायस बन जाते, पता नहीं हमसे क्या पूछ लिया था। ओके, बता देंगे। नेक्स्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और उनके एप्लीकेशन। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब नाम से जाहिर है पॉइंट्स काफी सारे, लेकिन कोलिनियर एक ही लाइन पर। जैसे हम लोग कहते हैं क्लास फैलो, क्लास एक है, स्टूडेंट्स काफी सारे, पॉइंट्स काफी सारे हैं, लाइन एक है।
ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करते हो उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहा। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करते हो उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। जैसे ये देखो पॉइंट ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन को शेयर कर रहे हैं तो कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन अगर ई एफ की बात करूं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये इस लाइन के ऊपर आ ही नहीं रहे, मुझे कैसे पता चलेगा कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं? मुझे अगर वो ये कह दे हमसे, अब इस कॉन्सेप्ट से रेलेवेंट क्वेश्चन क्या बना के देगा, एक स्ट्रेट लाइन बताएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ कोलिनियर पॉइंट। हम क्या करेंगे, हर पेयर को पुट करते जाना इक्वेशन, जहां पर दोनों पेयर्स सेटिस्फाई कर जाएं, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड जिनसे इक्वल आ जाए, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। गॉट इट? बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट, ये स्लोप की बेटा डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं और फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आता है कंकरेंट लाइंस। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर दो लाइंस हैं पैरेलल होंगी, पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग में अगर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें तो परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन अगर तीन लाइंस हैं तो फिर बेटा सबसे पहली बात कंकरेंट लाइंस। अब देखो यहाँ पे पॉइंट्स की कोई बात नहीं आई, यहाँ पे लाइंस की बात आ रही है। और जब भी कंकरेंट लाइंस की बात आए तो आपने समझ लेना है कि एटलीस्ट 3 लाइन, 2 लाइंस कभी भी कंकरेंट नहीं हो, 2 लाइंस कभी भी कंकरेंट नहीं हो। एटलीस्ट 3 लाइंस हैविंग सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर कॉल्ड कंकरेंट। तो कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं? At least 3 lines having same point of intersection are called concurrent lines. मुझे कैसे पता चलेगा ये concurrent है? हम इन्हें 3 लाइंस दे देंगे और हमसे पूछेंगे concurrent या नॉन concurrent। हम at a time 2 स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व कर सकते हैं, 3 स्ट्रेट लाइंस इकट्ठी कभी नहीं सॉल्व होती। अगर तीनों में 3 वेरिएबल्स हो तो एक ही टाइम पे सॉल्व होती है, लेकिन 2 वेरिएबल्स के साथ हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन सॉल्व हो। आपने कोई सी भी 2 स्ट्रेट लाइंस उठानी है, कैलकुलेटर में पुट करनी है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर। गॉट इट? गॉट इट? कोई सी भी 2 स्ट्रेट लाइंस उठानी है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थर्ड लाइन हो उसमें आके पुट कर देना है। अगर आंसर सेटिस्फाई है तो कॉन्करेंट, और अगर नहीं है तो नॉन कॉन्करेंट है। नहीं समझ आई? क्लियर है सब बच्चों को? शाबाश। जैसे कि यहाँ पर ये साथ में एग्जांपल एक गिवन है, मैंने फर्स्ट 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है 1 और 5, और इस 1 और 2 5 का उलट कर दो ना तो ऐसे बनता है। अच्छा, 1 और 2 जाके मैंने थर्ड में पुट किया तो देखो सेटिस्फाई कर गया तो कॉन्करेंट है। क्लियर? yes, अच्छा, नेक्स्ट, बेटा इसमें ना एक छोटा सा और टॉपिक है जो कि बाहर आपको नहीं नजर आएगा लेकिन हिडन फॉर्म में, और इससे रेलिवेंट बड़े अच्छे क्वेश्चन बना के देते हैं। बेसिकली स्ट्रेट लाइन से रेलिवेंट है, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर। भाई ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के 20 मेथड्स हैं, कोई एक आध मेथड नहीं है कि मैं बस ये देखो ये मेथड है ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लेना। नहीं, मैं अपने आप को डाटा के मुताबिक कन्वर्ट कर लूंगा और जितनी आप में फ्लेक्सिबिलिटी होगी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। वह आपको पता हो कि यार ये अगर क्वेश्चन इस तरह से नहीं तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोगों ने वहां पे बैठ के सिर्फ मार्क्स गेन करनी है। नॉलेज बस बहुत हो गया है, टेस्ट देने के बाद नॉलेज सीख लेना आप अगर नहीं है तो। लेकिन अब आई क्या के एग्जाम में बैठ के सिर्फ पेपर पास करना है और उससे मार्क्स गेन। वहां पे बैठ के नहीं सोचना मैं इससे नहीं तो इससे करूं तो क्या आता है, इससे नहीं इससे करूं तो क्या आता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन करना, पेपर ना रह जाए आप लोगों का। अच्छा बेटा, इसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ाते रहते हैं पॉइंट्स प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में कि अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन के ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
प्रॉफिट को अर्न करना, तो हम उसे बताते हैं कि भाई प्रॉफिट से मुराद क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं कि टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दो टोटल कॉस्ट, तो तुम्हारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अगर तुम्हारा रेवेन्यू ग्रेटर हो तुम्हारी कॉस्ट है तो प्रॉफिट है, अगर रेवेन्यू स्मॉलर है तुम्हारी कॉस्ट है तो लॉस है, अगर तुम्हारा रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है तो तुम ब्रेक इवन पॉइंट पर हो, ना तुमने कुछ खोया ना तुमने कुछ पाया, तुम जहां से चले थे वहीं पे खड़े हो, सिर्फ तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है। ओके, वो ब्रेक इवन पॉइंट वो हमने कैलकुलेट करके देना होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उसने यहाँ पे रहना है। बेसिकली भाई जैसे आप लोग हो क्यूएम का पेपर देने जाते हो, सबसे पहले माइंड में क्या बात होती है, पास कितने वाला है, कितने वाला पास है, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। इसका भाई मंसूर ये मतलब नहीं है कि मैं 50 ही मार्क्स गेन करूं, इसका मतलब ये है कि यार कम अज कम 50 मार्क्स गेन करो। तो जब मैं किसी बिजनेसमैन को ये कहता हूं ना योर ब्रेक इवन पॉइंट इज 50 यूनिट्स, इट मींस दैट कि भाई 50 यूनिट्स तो हर हाल में सेल कर, अगर खुद को लॉस से बचाना है। 50 से ज्यादा जैसे ही तुम चलते जाओगे तुम्हारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फिर तुम प्रॉफिट अर्न करना शुरू करो। गॉट इट? इसके मीनिंग ये होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो बेटा टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने सेल प्राइस, आपको क्वेश्चन में गिवन है, सेल प्राइस से मुराद होता है प्राइस पर यूनिट, ये क्वेश्चन में गिवन होती है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन, कभी कभी सेल प्राइस को ना वो डिमांड फंक्शन कह देता है क्वेश्चन में, तो बेटा जब कह देना कि डिमांड फंक्शन, समझ लेना सेलिंग प्राइस का फंक्शन है, इसको मैंने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा रेवेन्यू। गॉट इट? तो घबरा नहीं जाना कि डिमांड फंक्शन आ गया, ये तो हमने सीखा ही नहीं था, तो वो भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट फंक्शन ही होता है। आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ और आपके पास रेवेन्यू फंक्शन। फिर आप लोगों ने बेटा कॉस्ट को डिटरमिन करना है, तो कॉस्ट हमारे पास दो तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल, राइट? अच्छा अब देखें बेटा फिक्स्ड कॉस्ट तो इंडिपेंडेंट है चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो बेटा कॉस्ट के लिए जब आप लोगों ने अपना कोई फंक्शन बनाना हो तो ये बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस c है, जो आप लोगों ने अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है, उसी को हम लोग यहां पे आकर कह देते हैं कॉस्ट इक्वेशन। सेम इक्वेशन जिसे हम लोगों ने पहले कहा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसको जब यहां पे लेकर आते हैं हम कहते हैं इट्स ओवर कॉस्ट इक्वेशन। क्लियर? y इज इक्वल टू mx प्लस c, और यहां पर देखें m से मुराद पहले क्या था और अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? x से मुराद पहले क्या थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिपेंडेंट ही होते हैं, और c से मुराद इससे पहले क्या था y इंटरसेप्ट, लेकिन कॉस्ट इक्वेशन में c से मुराद फिक्स्ड कॉस्ट है। ये बात क्लियर हो गई? और y से पहले क्या थी डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर टोटल, तो बेटा टोटल कॉस्ट डिपेंड ही कर रही होती है नंबर ऑफ यूनिट्स पर। ऑल क्लियर? तो आप लोगों ने सिंपल वेरिएबल कॉस्ट को पुट करना है m की जगह पर, फिक्स्ड कॉस्ट को पुट करना है c की जगह पर, कॉस्ट का फंक्शन बन गया, और ये है आपकी टोटल कॉस्ट। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? गुड, शाबाश। अब अगर आप लोगों ने सपोज प्रॉफिट फंक्शन बनाना हो तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाए। टोटल रेवेन्यू को जब आप माइनस करोगे टोटल कॉस्ट तो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। देखें यहां पर हमने एग्जांपल ली, हमने कहा हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज, और हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 100 रुपीज है। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या बन जाएगा 15x। फंक्शन से मुराद होता है कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को एज इट इज डिफाइन नहीं करना, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 15x। कॉस्ट फंक्शन बनाना हो तो अब क्या बनेगा 10x प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और वो कितनी है 100। ये बात क्लियर? तो बेटा ये जो 10x होता है ना ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारे पास।
अब देखें, जैसे ही मैंने रेवेन्यू में से ये माइनस किया तो मेरे पास प्रॉफिट फंक्शन क्या बन गया, पाई एक्स माइनस, इसको इज इक्वल टू 0 कर दूं तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। एक्स की वैल्यू फाइंड की कितनी, 20, तो 20 नंबर ऑफ यूनिट्स मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। कर लेंगे फाइंड, ये समझने के लिए था, हमने ऐसे फाइंड नहीं कर, मतलब ये उस वक्त की बात है जब हमें टोटल कॉस्ट खुद बता दे, टोटल रेवेन्यू खुद बता दे, या डायरेक्ट प्रॉफिट फंक्शन ही बता दे, तब हम लोग ऐसा करेंगे, अदरवाइज हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे वो हम लोग ये सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप देखें, ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। क्या आप लोग जाते हैं, कहता है कि आपने 10 यूनिट्स परचेज किया तो उसकी टोटल कॉस्ट आ गई 200 रुपीज, और अगर आपने 25 यूनिट्स परचेज किए तो उसकी कॉस्ट आ गई 350। तो देखें, नंबर ऑफ यूनिट्स डिपेंडेंट वेरिएबल, एम आई राइट, एम आई राइट, नो मैंने गलत बोला, नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हर टाइम पे यस सर नहीं करते। ओके मंसूर भाई, और जो y हमारे पास होता है वो डिपेंडेंट, y जो कॉस्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर आएगी। तो बेटा आपने नंबर ऑफ यूनिट्स और उनके साथ उनकी कॉस्ट, ये एक पॉइंट बनाना है। मैंने कहा 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 200 है, तो पहला पॉइंट बनेगा 10 एंड 200, क्लियर। मैंने कहा 25 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 350 है, तो 25 एंड 350, ये दूसरा पॉइंट। ऐसा ना हो कि 10 एंड 25 का एक पॉइंट बना लो, तो x के साथ x का पॉइंट नहीं बनता, x के साथ y नहीं बनता, और ये भी नहीं है कि कॉस्ट का एक पॉइंट बना दो, क्या आप कह दो 200 एंड 350, तो ये भी पॉइंट नहीं बन, क्लियर। अपोजिट जेंडर होने चाहिए, तो x के साथ y करो तब जाके पॉइंट्स बनेंगे। अब आपने क्या करना है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉस्ट इक्वेशन में देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, m के साथ। m से क्या मुराद था, अगर मैं कॉस्ट इक्वेशन की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं उधर बात करूं तो स्लोप। 2 पॉइंट आ गए, इनका स्लोप फाइंड करो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। ओके, 2 पॉइंट्स आ गए, आपने इनकी स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेनी। जो स्लोप की वैल्यू होगी वो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब हमने इसमें से ढूंढना है कि यार इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को पिक कर लो, किसी एक पॉइंट को, और जाके पुट कर दो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y की वैल्यू, अब जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट को पिक करूं तो y की वैल्यू इसमें क्या है, इज इक्वल टू 10, m की वैल्यू फाइंड की कितने यूनिट्स के लिए, तो फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लो, तो फिक्स कॉस्ट क्या आ गई, और ये कॉस्ट इक्वेशन बन गई। ये बात क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बेटा, एक तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया था कि भाई टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉफिट्स फाइंड हो सकते हैं, और फिर हमें पता चल जाता है प्रॉफिट है, लॉस है, ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इसी से रेलिवेंट एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है, कंट्रीब्यूशन से रेलिवेंट। तो कंट्रीब्यूशन को सीखने के लिए पहले ये पता हो कि खुद कंट्रीब्यूशन है क्या। बेटा अगर आप लोग प्रॉफिट की बात करें ना, तो हम लोग कहते रहते हैं टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करो, तो क्या रिजल्ट आते हैं, प्रॉफिट। लेकिन टोटल कॉस्ट क्या चीज होती है, टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल की फॉर्म में होती है, तो उसके साथ टोटल का वर्ड यूज नहीं किया जाता। ओके, अच्छा अब देखें, अगर आप अपने रेवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट नहीं आता, इससे बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। अगर फिर से सुने, रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट, लेकिन अगर आप लोग अपने रेवेन्यू में से माइनस करते हैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन, और उस कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो आपके पास आता रहता है प्रॉफिट। गॉट इट। तो मुझे पता चला आज
कि प्रॉफिट को फाइंड करने का दूसरा फार्मूला पता है, जैसे पहले था टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और दूसरा फार्मूला पता चल गया टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर? क्या टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखें बेटा, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो फिक्स्ड कॉस्ट से तो प्रॉफिट, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन कम है फिक्स्ड कॉस्ट के तो लॉस। तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक और मेथड पता चल गया कि टोटल कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, लिखा हुआ है राइट। जब बात समझ आ गई है सब बच्चों, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, तो आप लोगों ने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करनी है। टोटल कंट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के एक यूनिट के ऊपर कितनी कंट्रीब्यूशन है, तो वो कैसे आएगी। हमने कहा था टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो भाई एक यूनिट का टोटल रेवेन्यू क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस। एक यूनिट का टोटल रेवेन्यू क्या कहलाएगा, तो एक यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर आप लोग अपनी सेल प्राइस में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। जैसे जो ऊपर एग्जांपल चल रही थी उसके मुताबिक अगर आप लोग चलें तो देखिए भाई सेल प्राइस है 15 और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ जाएगी, ये किसी को इशू। अब अगर टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो फिर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई कर दें एक्स के साथ, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। मैंने कहा टोटल कंट्रीब्यूशन को इक्वल टू कर दो फिक्स्ड कॉस्ट के, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। तो नहीं फाइंड करना टोटल रेवेन्यू, नहीं फाइंड करना टोटल कॉस्ट, नहीं फाइंड करना प्रॉफिट फंक्शन, सिंपली क्या आपने सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस लेना है, वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, यहां से एक्स जाके फाइंड कर लिया 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, तो यही तो आपने कहा था। ऑल क्लियर? आपने ये भी नहीं करना। अब देखें भाई आपने जरूर एक स्टेप और लेना है जब आप इधर आ रहे हैं। अब देखें इसमें 100 क्या है, 5 क्या है, इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। तो जब भी ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर, या इन शॉर्ट में आपको फार्मूला बताऊं तो ये तीन चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। सिंपली आप लोग क्या करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10 एंड द आंसर इज 20। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? एनी क्वेश्चन? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कोई हेजिटेशन वगैरह फील करने की जरूरत नहीं है, कोई शर्म हया करने की जरूरत नहीं है। आप बेशर्म हैं और इस पे फख्र महसूस करें और क्वेश्चनिंग करते हैं बस। ओके, तारीफ कैसी लगी? अच्छा, अब बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ना जो नोट्स हैं इनमें से आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गया भाई आप लोगों ने बेटा वैसे खुद से सॉल्व करना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर रहा हूं इसके हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे पाया जाएगा। तो बेसिकली ये इक्वेशन का भी एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सिंपली बस कैलकुलेटर उठाएंगे, यहाँ पे जाके हम लोग इसको कुछ इस तरह से सॉल्व, ये मेथड तो सबको आता है ना। क्या बात है आप लोगों की, कसम से कमाल है आप। और ये -2 तो x नेगेटिव तो और y पॉजिटिव, सेकंड, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब देखें ये फ्रॉम द ओरिजिन तो नहीं है ना। अब भाई फार्मूला सिर्फ आपके ना माइंड में घूम रहा हो, पेपर पे लेके आने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर हाथों में। मैंने सिर्फ ये देखो अंडर रूट ब्रैकेट्स। अब क्या करना है, x की दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस 3 माइनस इस बात का ख्याल करना है का स्क्वायर
प्लस फिर y की दोनों वैल्यूज के दरमियान 1 + 4 cos स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व 5 अंडर रूट ऑफ 2। और यही काम आपने करना है कि विद इन 1 मिनट आपको पता हो 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन सॉल्व होते जाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते जाए। भाई इजी क्वेश्चन है तो अपना टाइम ना वेस्ट करना उसके ऊपर, कि जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन पे मुझे 2 मिनट चाहिए, ये हो गया मैं 2 मिनट इसका वेट करूंगा, ओ तुम हो गए और सुनाओ, नहीं करना है। वो टाइम सेव करो मुश्किल क्वेश्चंस के, सारे क्वेश्चन इजी नहीं होने वाले, जब तक प्रैक्टिस अच्छी हो तब ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बेटा मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिए, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए आपने यहाँ पे रहना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखें फ्रॉम द ओरिजिन, मैंने देखा, मैं अपने आप को ना स्टूडेंट कंसीडर कर रहा हूं, ऐसे समझो मैं आप लोगों के दरमियान बैठा हूं कहीं और ये क्वेश्चन सॉल्व मैं उस साइड पे बैठा हूं, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा 10 का स्क्वायर प्लस -10, भाई साइंस का जरूर ख्याल रखना है, इज इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ 2 क्वेश्चन सॉल्व। ओके, और मैंने ये जो नोट्स बेटा प्रिपेयर किया मैं, इसमें हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट, हर फार्मूले से रेलिवेंट एक एक क्वेश्चन मौजूद है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को करके ना आपके सारे फार्मूलाज रिवाइज हो, क्लियर। इसी तरह से लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, बेटा इससे मुराद भी डिस्टेंस ही होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की लेंथ से मुराद डिस्टेंस ही होता है। अब ये 2 पॉइंट्स आपको दे दिए और आपसे पूछा कि आप बताएं कि इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस बताना है, आप बता देंगे। ये 2 पॉइंट्स गिवन, कहते हैं इनका मिड पॉइंट क्या होगा। अब देखिए अगर ये इक्वल आ जाए ना तो मिड पॉइंट में भी ये इक्वल ही रहता है, क्लियर। y की दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएं तो मिड पॉइंट में भी इक्वल ही रहता है, ना तो ये आंसर है और ना ये आंसर है। -3 -8 -11/2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डन। अब मैंने कोई कैलकुलेटर नहीं उठाया, आपने ऐसे ही कर, और ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से हो, आपने बैठ के ऐसा सोचना है। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब आप ऐसा सोचते ही नहीं है, आप देखते रहते हैं इधर क्या था, खाली खोपड़ी, भूसा भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने, हेयर स्टाइल खराब करवानी। नेक्स्ट कहते हैं मीट्स वाई एक्सिस एट द पॉइंट। अच्छा वाई एक्सिस पे मीट करे तो क्या मतलब, वाई इंटरसेप्ट पे पूछ रहा है एक्स को 0, वाई इंटरसेप्ट पूछ रहा है। ओ यार वाई इंटरसेप्ट के लिए सर ने कहा था 10 डिवाइडेड बाय वाई का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, -10/7, ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई। ओके, पॉइंट गिवन है, वाई एक्सिस है तो एक्स तो 0, लेकिन वाई की क्या वैल्यू आएगी, मैंने कहा था कि यार c डिवाइडेड बाय वाई का कोएफिशिएंट करते हैं, तो वाई का कोएफिशिएंट क्या था, तो ये जब फ्रैक्शन में आते हैं ना तो ये जो साइन होता है ना, ये ना तो न्यूमरेटर का होता है ना ये फ्रैक्शन का साइन, मैं इसको इधर लिख सकता हूं, ये कोई फर्क नहीं है। ऑल क्लियर। इसी तरह से बेटा स्लोप पूछा गया, अब देखो मैंने देखा कि यार आप लोग पता है क्या करते हो, आपने देखना है यार 2 पॉइंट नहीं मैंने स्लोप की वैल्यू पूछेगी, आप पूरा फार्मूला लिखते हो, एंड पे कैलकुलेटर कहता है दिस वन, सिंटैक्स एरर, इससे सिंटैक्स एरर आएगा। हालांकि कॉमन सेंस वाली बात, सबसे पहले पॉइंट से पूछो, उसने कहा यार एक्स कांस्टेंट है, मैंने कहा भाई एक्स कांस्टेंट हो तो वर्टिकल लाइन बनती है, वर्टिकल लाइन है तो स्लोप की वैल्यू इंफिनिटी है, क्वेश्चन सॉल्व, स्मार्ट वर्किंग, क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट देखें, हाँ अब जब मैं इधर गया तो भाई ना एक्स कांस्टेंट था ना ही, अगर एक्स कांस्टेंट हो तो स्लोप इंफिनिटी, वाई कांस्टेंट हो तो स्लोप 0, लेकिन इधर मैंने देखा 2 से 1 डिक्रीज आया, 3 से 4 इंक्रीज आया, तो मुझे पता चलेगा यार ये तो आंसर नहीं, ऐसा ही है, गलत कहा, अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव वाला आंसर नहीं आने। देखो एक्स में क्या है, वाई में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेगेटिव स्लोप, मतलब मैंने भाई साहब तुक्का भी लगाना है ना, तो मैं कम से कम ए और सी के ऊपर तुक्का नहीं लगाने वाला,
जो आपके 25% चांसेस थे ना क्वेश्चन को ठीक करने का मंसूर था, 50% पे हैं। आ गया आपकी लक, विच इज बैड लक है, तब भी बैड लक ही है। अच्छा, अब हम लोग कैसे सॉल्व, 4 - 3 डिवाइडेड बाय 1 - 2 इज इक्वल टू, डन, ओके। अच्छा नेक्स्ट, दिस क्या था, ऐसी कौन सी लाइंस होंगी, तो इसका पता कर, इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड की, इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड की, और उनको आपस में कंपेयर किया। अगर इक्वल हैं तो पैरेलल, अगर रेसिप्रोकल एंड इनवर्स हैं तो, और अगर दोनों कंडीशन नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, और देखो कंकरेंट तो हो नहीं सकती क्योंकि दो है। ओके, नन ऑफ दी, बहुत कम ऐसी सिचुएशन में होता है। अब यहां पे मैंने स्लोप की वैल्यू फाइंड की, अगर मैं यहां पे देखूं 1 - 3 डिवाइडेड बाय 2 + 8 इज इक्वल टू -2 बाय 10 इज इक्वल टू -1 बाय 5, जहां से मैंने स्लोप की वैल्यू फाइंड की, -1 इज इक्वल टू 11 5, सेम आ गया पैरेलल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, कहते हैं दोनों पैरेलल हैं तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। अब क्या करना है, आपने इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड, फर्स्ट लाइन के स्लोप की वैल्यू, इसे आपने क्या देना है, हम -2 -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज इक्वल टू -3 बाय 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं, -3 बाय 3 इज इक्वल टू -1, ये बात क्लियर। तो भाई अगर इसका स्लोप -1 है और ये पैरेलल लाइंस हैं तो इसका स्लोप -1 ही होना चाहिए। क्लियर? मैं इसके भी स्लोप की वैल्यू फाइंड करूंगा, k - 2 डिवाइडेड बाय 2 - 1, 2 - 1 लिखने की जरूरत है, 1 आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में, और वो लिखने की जरूरत। अब देखिए आपने दोनों के स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, पैरेलल हैं तो दोनों के दूसरे के इक्वल कर, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही मैंने इनको एक दूसरे के इक्वल किया तो k = 1, क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन अगर यहीं पे परपेंडिकुलर होता तो फिर आपने ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना था, -1 मल्टीप्लाइड बाय k - 2 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -, कैलकुलेटर को बता, और आपको k की वैल्यू, डन, डन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, the equation of the line passing through the point this and perpendicular to the line is। अब जब हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें पता है कि यहाँ परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो सबसे पहले हम लोग भाई इसका स्लोप की वैल्यू, इसके स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब अगर आपको शॉर्टकट पता ना होते तो आपने आधा घंटा इस पे लगा देना था, हालांकि इसके स्लोप की वैल्यू -3/4, इतनी सी देर लगती है कि इक्वेशन का स्लोप फाइंड करने में, -a/b, गॉट इट। तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, मैं ये यूज करूं। अब अगर आप लोग गौर से देखें ना, मिस्टर रामेर, स्लोप गिवन, पॉइंट गिवन, कौन सी इक्वेशन यूज करूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, वेस्टेज ऑफ टाइम, बस पढ़ने के हद तक बहुत, ऑल्टरनेटिव मेथड। हाँ, तो मैं कुछ ऐसा करने लगा हूँ, देख मैंने तुम्हारे दिमाग की बात पढ़ ली, उस्ताद हूं ना मैं हूँ। तो आप लोगों ने भाई पहले स्लोप चेक करना है, क्योंकि 1 पुट करना भाई डिफिकल्ट काम है, स्लोप चेक करना इजी काम है। तो आपके स्लोप नहीं आपको बता देना है एलिमिनेशन मेथड, एमसीक्यूज में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई क्या कि कौन सा आंसर नहीं है। अब ये ना ढूंढो कौन सा आंसर है, अब ये ढूंढो कौन सा आंसर नहीं है, तो जो है वो खुद कहेगा हाय मैं आई एम हियर, मुझे ठीक करो, तो खुद ही आंसर ठीक हो जाता है। क्लियर? तो ये देखो भाई, मैं यहां पे गया, मैंने यहां पे देखा, मैंने कहा भाई तू तो सेटिस्फाई वैसे ही नहीं होने वाला। क्लियर? स्मार्ट वर्किंग मिस हो रहा, अगर इस तरह से जाके करो ना, कसम से पढ़ने का भी मजा आता है
और पेपर पास करने में भी पता चलता है यार वाकई पेपर पास। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैंने इससे पूछा तुम्हारा स्लोप क्या है, कहता -3/4। मैंने कहा दफा हो जाओ, मुझे तो 4/3 चाहिए था। क्लियर? अगर पैरेलल लाइंस पूछता तो ये ठीक था, उसने परपेंडिकुलर पूछा। मैंने सी से पूछा तो इसने कहा 4/3। मैंने डी से पूछा, मैंने कहा तुम काम के बंदे हो, लेकिन तुम में से कौन काम का बंदा है? मैंने कहा यार तुम आके जरा मेरी मदद करना। अब इसने मेरी मदद की। अब आके मैं इसको, अब देखो यार 1 and 1 सिर्फ मैं 2 इक्वेशन में पुट करने वाला हूं। मैंने इसमें 1 पुट किया, इसमें मैंने 1 पुट किया, तो 4 - 3 + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व। मैंने कोई पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं यूज की भाई साहब, वेस्ट ही जॉब था। नॉलेज बस क्लासेस में बहुत हो चुका है, वहां पर सिर्फ ऑल्टरनेटिव मेथड कि मैंने मार्क्स कैसे कर लेंगे। नेक्स्ट देखें, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया। कहते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आप लोगों ने फाइंड करनी है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे। तो पहले मैंने यहां पे देखा इसके स्लोप की वैल्यू, इसके स्लोप की वैल्यू मुझे क्या मिली, इसके परपेंडिकुलर लाइन, माइनस नहीं, माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? मैंने इससे पूछा, इससे पूछा ए और बी में से कोई आंसर। क्लियर? अच्छा अब देखो, अब मैंने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब जब मैं कैलकुलेटर पे गया, मैं पुट करूंगा 2 3 और मैं पुट कर दूंगा, मैं सोच रहा -5 लस्सी पी के बैठा हूं ना मैं। तो कैलकुलेटर ने पहले कहा था कि कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे रखनी, तो आपने -5 नहीं पुट करना है आपने, वरना बाद में रोते आएंगे सर जी जुल्म हो गया हमारे साथ। तो 1 and 1, तो पॉइंट क्या आ गया, 1 1 पुट किया, यहाँ पे 1 3 आ गया, +1 2 3 2 5 इज इक्वल टू 0। नहीं, बस जाहिर दिखने वाले मुश्किल तरीन क्वेश्चन उस टाइम पे इजी हो, लेकिन भाई पूरा 1.5 घंटा अपने माइंड को एक्टिव रखना और हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन, और ऐसे समझना है जैसे मैं दिन का पहला क्वेश्चन और अपने टेस्ट का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। क्लियर? क्लियर? आप अपने टेस्ट को ऐसे समझना जैसे आपकी महबूब तरीन चीज है, और बिल्कुल वैसे इसको लेके चल, इसने पास हो जाना है। डन? अच्छा बेटा, मैंने 12 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर ली। आप लोगों ने आज घर जाकर ना इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो मेथड मैंने आपको बताया ना, छोड़ दो यार अपने पुराने मेथड, साइड पे रखने हैं, आपने ऑल्टरनेटिव मेथड्स पे आना है। कोशिश करो कि क्विकली क्वेश्चन सॉल्व हो। रिवीजन हो चुकी है पहले दोनों चैप्टर की, उसमें रिवाइज करने वाला सिर्फ चैप्टर नंबर 1 नहीं था, सेकंड तो सिर्फ सॉल्यूशंस इक्वेशंस का है कि जाके कैलकुलेटर को पुट करो तो आंसर क्या आएंगे। मैंने आप लोगों के साथ कुछ इक्वेशन डिस्कस की हुई हैं कि आप लोगों ने ये इक्वेशन जाके सॉल्व करनी है। लेकिन बेटा अगर सपोज आज के लेक्चर में आप लोगों से कोई इश्यूज वगैरह आते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कुछ इनमें मुश्किल क्वेश्चन हैं, कल के लेक्चर में मैं सबसे पहले इनके साथ आपके जितने भी इश्यूज क्यूरीज वगैरह होंगी मैं वो डिस्कस करूंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब नेक्स्ट पार्ट में जाकर चैप्टर नंबर 3 and 4 डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।